हाय एवरीवन। आज हम लोग 68th बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी के क्वेश्चंस, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी के आगे के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस टू the Panchayati Raj institutions should be how many years according to 73rd Constitutional Amendment Act। कि पंचायती राज इलेक्शन अगर आप लड़ते हैं तो उसके लिए कितना मिनिमम एज होने चाहिए। ऑप्शन ए है 21 ईयर्स, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, कि इनमें से एक से ज़्यादा अधिक सही है, और ई नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है, हो जाएगा 21 ईयर्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशंस को देखते हैं हम लोग। तो मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट पंचायती राज इलेक्शंस इज 21 ईयर्स। ठीक है, किस साल हो जाता है एज पर आर्टिकल 243F। ठीक है, इसमें मेंशन है कि 21 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। मतलब लोगों की कोई भी जो इलेक्शन लड़ता है उसको इस बेस पे क्वालिफाई नहीं किया जा सकता कि उसका जो उम्र है, जो एज है, वो 25 ईयर्स से कम है। ठीक है, इफ़ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि एट व्हाट लेवल डज पंचायत समिति ऑपरेट अ पंचायती राज स्ट्रक्चर। ये पंचायती राज स्ट्रक्चर में, पंचायत का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पंचायत समिति कौन से लेवल पे ऑपरेट करती है। क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करती है, क्या वो ग्राम पंचायत लेवल पे करती है, सी में ब्लॉक लेवल पे करती है, डी में मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है कि यहाँ पे ब्लॉक लेवल। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं क्या कहता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 वो हम लोगों को 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज प्रोवाइड कराता है कि जितने भी स्टेट्स है उसमें जो अगर पंचायती राज सिस्टम है तो वहाँ पे 3 टायर का सिस्टम होगा। पंचायत तो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे विलेज लेवल पे पंचायत, इंटरमीडिएट हो जाएगा, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेवल के होते हैं। हाउएवर एक जो स्टेट होगा हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख में नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत द इंटरमीडिएट लेवल की। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 20 लाख में नॉट कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, 20 लाख से अगर कम पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग, अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ठीक है, ये बात होगी। पंचायत समिति इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एट द ब्लॉक लेवल। ठीक है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल को देखती है। इट इज़ द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमारा ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। ठीक है, कि राज्यसभा में कौन कौन से लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। ठीक है, क्या डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, क्या उसके मेंबर्स होते हैं। ऑप्शन बी मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सी है मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या भारत के राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा के, वो इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। की विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो लोग उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, वो इनडायरेक्ट मेथड होता है, लोग इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। इट इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से उनके वोटिंग होती है। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन के बेस पे इनका सीट्स को अलॉट किया जाता है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ।
वो क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि इनमें से कौन से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉलेजियन सिस्टम ऑफ इंडिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एपलेट ज्यूरिडिक्शन, ऑप्शन सी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी मीन्स क्या, डी मीन्स कि मोर देन वन ऑफ द एबव हमारा आंसर होगा। कैसे, वो क्योंकि यहाँ पे कॉलेजियन सिस्टम, एपलेट और ओरिजिनल, ये सारे जो तीन जो आपको दिख रहे हैं, ये तीन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम बात करें कि एपलेट ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और कॉलेजियन सिस्टम आर एसोसिएटेड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या है कि एज ए फेडरल कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ओवर द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब एकाधिकार है, खुद का मतलब एक अधिकार है, उस पर दूसरे कोर्ट वगैरह उस पर अपना कोई राइट्स नहीं वो कर सकते। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर और वन और मोर स्टेट्स। ठीक है, केंद्र सरकार और एक से अधिक अगर स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, सेंटर और एनी स्टेट्स और स्टेट्स ऑन द वन साइडेड और वन और मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो एक से ज़्यादा स्टेट, दो स्टेट, वैसे करके अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, तो ये हो गया बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, दो से अधिक स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस होते हैं। एक्सक्लूसिव मीन्स डैट क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब क्या होता है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट्स एंड ओरिजिनल मीन्स। ठीक है, तो दूसरे कोर्ट्स के पास ये राइट्स नहीं होते, ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव राइट्स है। द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय वे ऑफ अपील। देखो, अब अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या है, द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली ए कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स। ठीक है, तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में ये होता है कि लोअर कोर्ट के जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इंजॉय वाइड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन विच कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। तो ये कौन से ज्यूरिडिक्शंस होते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में, तो अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में अगर कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अपील्स इन सिविल मैटर्स, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स और अपील्स बाय स्पेशली। तो ये जो 4 मैटर्स है इस पे सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से जो है वो बोल सकता है कि भाई मैं इस पे जजमेंट दूंगा, मैं सुनूंगा इसको और फिर वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी के 60th एग्जाम में पूछा गया था 68वीं बीपीएससी में। वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, की कौन से स्टेटमेंट्स है, जैसे कि इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा। ठीक है, कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो हुआ था उसके बाद के एरा में क्या हुआ, हैज़ टू देयर हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग क्या होता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, क्या ये डिसीजन मेकिंग पावर्स होता है क्या। दूसरा ऑप्शन है कि सिस्टम एज ए होल में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जुडिशियल पावर्स में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। चौथा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें से 4 में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और हमारा जो आंसर होगा बी हो जाएगा। बी क्या है, बी है अपना कि 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। ठीक है, जुडिशियल पावर्स में कोई डिसेंट्रलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करती है और ये एसोसिएट होता है विद द डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण से ये की बात करती है। जैसे क्या, इट हैज़ लेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड द सिस्टम एज ए होल। ठीक है, उस सिस्टम में भी बहुत सारे जो पावर्स होते हैं उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात होती है। इट हैज़ नॉट लेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर। ठीक है, जुडिशियल पावर्स में कोई डिसेंट्रलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। या ऑल्दो ग्राम कचहरी, सरपंच वर्क्स लाइक ए कोर्ट ऑफ पेटी डिस्प्यूट्स, है ना, छोटे डिस्प्यूट्स को सरपंच वगैरह देखते हैं गाँव में। ठीक है, स्टिल अ पार्ट ऑफ, इट इज़ स्टिल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वो है
कि हाँ, वो 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कितना आसान सा सवाल पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, ए 1 साल 10 महीना 12 दिन, ऑप्शन बी 2 साल 10 महीने 5 दिन, ऑप्शन सी 2 ईयर्स 11 डेज 11 मंथ्स एंड 18 डेज, और ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो सी हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लगा। फर्स्ट टाइम मिलते हैं न्यू दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग होता है, फर्स्ट टाइम मीट होती है। लास्ट सेशन कब होता है तो 24 जनवरी 1950। तो यह आपको याद होना चाहिए कि लास्ट, फर्स्ट तो पता होता है सबको, लास्ट कब हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और इसको बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे तो 64 लाख रुपीज़ खर्च हुआ था। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ सील। ठीक है, तो सील के रूप में एलिफेंट को, हाथी को चुना गया था। ठीक है, तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया था कि हाँ, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया है, ठीक है, उसको कहाँ से बोरो किया गया था। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से इसको बोरो किया गया था। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? इसका एक्सप्लेनेशन है कि आर्टिकल 14 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स क्या बताता है कि स्टेट्स शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द फर्स्ट प्रोविजन इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से बोरो किया गया था? ब्रिटेन से। और सेकेंड पार्ट जो इसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, उसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। इसमें नेक्स्ट एक और चीज़ है कि किसको बोलते हैं अब ये जो हमारा है कि यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ किसको बोलते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलेंगे कि अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, कि कोई एक किसी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, की एक पर्सन को फेवर को लेकर के दूसरे को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके सामने द इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड, की किसी भी देश का एक देश का जो लॉ हो, जो लॉ होगा, ठीक है, जैसे इंडिया का लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, कोई भी लॉ बना हुआ है उसके सामने सारे लोग इक्वल होंगे, उसको लेकर के कोई अलग से, किसी को लेकर के अलग से कोई प्रावधान नहीं होंगे। ठीक है, नो वन इज एबव द लॉ। ठीक है, एक कानून से ऊपर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिटी के PYQ में जो 68वें में पूछा गया था उसमें इतने क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो पॉलिटी के इस पार्ट में इतना ही है। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।